वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज 30/4/2017 को हुए एसएससी एमटीएस 2017 एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले हमने आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30,000 रुपये अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 रुपये में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 30,000 रुपये का किसी कंप्यूटर का मूल्य अंकित है और उसे 28,000 रुपये में बेच दिया जाए तो छूट की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य दिया हुआ है कि छूट पे बेचता है और 28,000 रुपये में बेचता है, तो उसकी छूट हो कितनी गई, तो 30,000 माइनस 28,000 यानी कि 2,000 रुपये उसकी छूट हो गई। और हमसे पूछ रहा है छूट की दर क्या है, यानी कि 2,000 डिवाइडेड बाई 30,000 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 6 and 2/3%, 6 and 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये हमने आपको थोड़ा फास्ट बता दिया। आप चाहे तो इसके डिस्काउंट के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके डिस्काउंट के पार्ट्स में इसके बाय ट्रिक्स ही थोड़े डिटेल्स में अच्छे से समझाया हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी है जो लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है, तो बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बोल रहा है कि लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लागत मूल्य है कितने। तो हमने माना कि लागत मूल्य 100 है। अगर उस पर 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 125। उसके बाद कह रहा है, ये तो हमारा हो गया कि ये अंकित करता है, यानी कि ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि बिक्री के समय 10% की छूट भी देता है, तो अगर बिक्री के समय वो 10% की और छूट देगा तब वो सामान को कितने में बेचेगा, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 90/100 यानी कि 225/2 यूनिट में बेचेगा। तो हमसे पूछ रहा है लाभ की प्रतिशत क्या होगी। तो सबसे पहले उसे लाभ होगी कितनी, तो 100 माइनस 225/2 माइनस 100, तो उसे 25/2 रुपए की लाभ हो रही है। तो परसेंटेज कितना हो गया, तो 25/2%, 25/2% यानी कि 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में जो भी हमने आपको किया वो काफी थोड़ा सा फास्ट बता दिया। आप चाहे तो इसके थोड़े सा आराम से डिटेल मेथड, आप चाहे शॉर्ट ट्रिक्स में इसी टाइप से ही हम आपको उसमें ही बताएंगे, बट थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप वो हमारे पास देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने % अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई पीटर है, वो कोई वस्तु को उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदता है और उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच देता है, तो नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने % अधिक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा दे रखा है कि कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदता है, तो सबसे पहले हम उसे मानेंगे कि उसका मूल कीमत है। तो मूल कीमत होता क्या, मूल कीमत मतलब जो टैग्ड रहता है, कोई भी आप सामान खरीदो उसमें एक आपका टैग्ड प्राइस होता है, उसे हम बोल सकते हैं मूल कीमत, यानी कि मार्क्ड प्राइस तो हमने माना कि उसका मूल कीमत 100 यूनिट है। अगर वो उस पर 20% डिस्काउंट पर खरीदता है, 20% छूट पे खरीदता है, तो कितने में खरीदेगा, तो 80 यूनिट में खरीदेगा। उसके बाद वह खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच देता है। 80 रुपये में खरीदा, उस पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, तो वो बेचेगा कितने में, तो 112 यूनिट में। तो हमसे पूछ रहे हैं कि नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने % अधिक है। तो आप निकाल सकते हैं, नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने % अधिक है, तो 12.5%, बिकॉज ये दोनों का मूल कीमत है 100 और नया बिक्री मूल्य 12, यानी कि डिफरेंस है 12 का, यानी कि 12% होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कारें हैं, ए, बी एंड सी, ये 1:3:5 के अनुपात में है।
इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा? तो अगर डिस्टेंस समान हो या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तब बिकॉज टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर दे, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे तो हम कह सकते हैं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है 1:3:5, तो टाइम का स्पीड कितना हो जाएगा 1:1/3/5, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया तो हमने सारे को इन्वर्स कर दिया। उसके बाद ये हमारा आ गया 1:1/3/1/5। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसमें हम बिकॉज रेशियो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते, तो हम इसे विदाउट फ्रैक्शन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो हम विदाउट फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारा आएगा 15:5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हमने ये सारे आपको किया कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ये आप हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट्स में देख सकते हो। और जो हमने ये आपको रेशियो के किया 1:1/3/1/5 था, उसे 15:5:3 लिख दिया। ये कैसे लिखती है ये भी आप हमारे रेशियो के पार्ट में देख सकते हैं, उनके भी वीडियोस आपको अपलोड कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। 1980 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर हो, तो बी का भाग कितना है? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1980 रुपए की एक राशि है, उसे ए, बी और सी के बीच विभाजित करते हैं और ए का जो आधा भाग है वो बी के 1/3 भाग और सी के 1/6 भाग बराबर है। ए का आधा भाग, बी के 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1980 को बांटेंगे तो उसमें सी, बी का भाग कितना होगा? तो सबसे पहले हम इसे इन द रेशियो करेंगे। बोल रहा है ए का आधा भाग, बी के 3/3 भाग और सी के 1/6 भाग बराबर है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? तो ये अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो जो डिनोमिनेटर में रहता है उसे हम न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसे डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2:3:5। अब हमें निकल गया कि ए का पार्ट है 2 यूनिट, बी का पार्ट है 3 यूनिट, सी का पार्ट है 6 यूनिट। तो टोटल ए, बी एंड सी का पार्ट कितना हो जाएगा? तो 20 यूनिट। बट यहाँ पे हमारा दे रखा है 1980 यूनिट, 20 यूनिट और 1980 यूनिट। तब बी का भाग कितना हो जाएगा? तो बी का भाग है कितना? तो 3 यूनिट, यानी कि 1980 × 3/2। इस तरह से ये हमारा आएगा 540 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। एक टोकरी में 222 लाल गेंद है, एक लड़का उसमें से 6 लाल गेंद निकाल लेता है और उनके स्थान पर 12 सफेद गेंद रख देता है। ऐसा वह तब तक करता है जब तक सभी लाल गेंदों के स्थान पर सफेद गेंद न हो जाए। टोकरी में रखी गई सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक टोकरी है, उसमें 222 लाल गेंद है। एक टोकरी हमने यहाँ पे देखा, एक टोकरी है, उसमें 222 लाल गेंद है। एक लड़का उसमें से 6 गेंद निकाल लेता है और उनके स्थान पर 6 के स्थान पर 12 गेंद रख देता है। ऐसा वो तब तक करता है जब तक सभी लाल गेंदों के स्थान पर सफेद गेंद न हो जाए। तो अगर 6 के स्थान पे 12 रखेगा तो 222 के स्थान पे कितना रखेगा? तो 12 × 222 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 240 गेंद रखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 16,800 में से न्यूनतम कितनी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ये हमारा क्वेश्चन करे कि 16,800 एक संख्या है, उसमें से हम न्यूनतम कौन सी संख्या घटाएंगे कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे शॉर्ट वे के लिए। तो हमसे बोल रहा है न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले हम न्यूनतम संख्या लेंगे। तो न्यूनतम संख्या है कितना? 159। तो 16,800 को 159 से माइनस कर देंगे। तो 16,800 को अगर 159 से माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा? 16,641। 16,641 आ गया। तो बोल रहा है कि 16,641 को हम चेक करेंगे क्या यह एक पूर्ण वर्ग है? तो हाँ, यह एक पूर्ण वर्ग है। किसका है? तो 129 का होल स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं आता तो उसके बाद हम 169 को चेक करते, फिर 219 को चेक करते, 249 को चेक करते, बट हमारा फर्स्ट में ही 159 ही राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है एक काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने आपको टाइम एंड वर्क के
जो हमने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बताए उसमें हमने आपको इसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा से बताया। तो हम इसमें थोड़ा शॉर्ट पे देखेंगे। हमारा कह रहा है कि ए 30 दिन में कर सकता है और बी 40 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 एंड 40 का एलसीएम यानी कि 120। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एलिगेट करेंगे। तो ये 4 ये 3, ये हमारा क्या आ गया 1 डे वर्क। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट करेगा। तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेंगे, तो 7 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अगर एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे तो 120 यूनिट काम है, तो कितने दिनों में पूरा होगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 17 एंड 1/7 दिन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं वो किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, बिकॉज हमसे पूछ रहे 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर 14 दिन करते हैं। तो हम इसे भी 3 पुरुष, अगर 5 पुरुष 14 दिन में करेंगे तो हम निकाल सकते हैं कि 3 पुरुष कितना दिन में करेंगे, तो 14 गुना 5 बाई 3 दिन में करेंगे। उसके बाद हमसे निकालेंगे कि 3 पुरुष इतना दिन में करेंगे और 3 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर 14 दिन में करेंगे। तो यहाँ से हमारा जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एलिगेट करके बताया उस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा आ जाएगा क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा कि ए जो है 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर 14 दिन में करते हैं और 3 पुरुष 14 गुना 5/3 दिन में करते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इस तरह से एलिगेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो 5 फीमेल होती है वो उस काम को 14 गुना 5/3 दिन में करती, 14 गुना 5/3/2/3 दिन में करती है, यानी कि 35 दिन में करती है। तो अगर 5 फीमेल एक काम को 35 दिन में करते हैं, 5 पुरुष एक काम को 14 दिन में करते हैं, 5 मेल और 5 पुरुष की अगर बात की जाए तो 5 मेल 14 दिन में कर सकते हैं, 5 फीमेल 35 दिन में। तो यहाँ से हम इसे फिर से पिछले क्वेश्चन टाइप का ही एलिगेट करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारा 5 पुरुष और 5 महिला मिलके उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके डिटेल्स आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हम टाइम एंड वर्क में इसके क्वेश्चंस को बताएंगे, आप चाहे तो हमारे उस पार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की शीशे की 3 छोटी गोलियां एक एकल गोला बनाने के लिए गलाई जाती है। नए गोले का व्यास क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि 3 शीशे की गोलियां हैं, छोटी छोटी 3 शीशे की गोलियां ए बी एंड सी। पहले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तीसरे की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इनको गला के एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो नए गोले का व्यास पूछ रहा है। तो किसी भी चीज को अगर गला के दूसरी आकृति बनाया जाए तो सारे का आयतन सेम होता है। तो अगर 3 छोटे छोटे गोले को गला के एक बड़ा गोला बनाया जाएगा तो तीनों छोटे गोले का आयतन सेम होगा। आयतन के सम जो होंगे वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होंगे। तो तीनों छोटे छोटे गोले के आयतन का सम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू बड़े गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से हमारा आ जाएगा आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा 6 × 2 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से तिगुनी है। यदि ऊंचाई त्रिज्या से चौगुनी होती तो उसका आयतन पहले से 1078 सीसी अधिक होता। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है जिसकी की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से तिगुनी है। यदि ऊंचाई त्रिज्या से चौगुनी होती तो उसका आयतन पहले से 1078 सीसी अधिक होता। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि अगर ऊंचाई आधार की त्रिज्या से तिगुनी है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने माना कि हमारा त्रिज्या r, तो हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा 3r। तो यहाँ से हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h यानी कि 3 पाई r क्यूब। उस तरह से हम देखेंगे कि अगर ऊंचाई त्रिज्या से चौगुनी हो जाए तब क्या होगा। तो ऊंचाई अगर त्रिज्या से चौगुनी हो जाती है तब होगा 4 पाई r क्यूब। और बोल रहा है ये तब ऐसा होता है तब
उसका आयतन पहले से 1078 सीसी अधिक होता है। 1078 सीसी मतलब कि 1078 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 4 पाई आर क्यूब माइनस 3 पाई आर क्यूब बराबर दे रखा है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा आ गया पाई आर क्यू इक्वल टू 1078। तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू 1078 इंटू 7/22। इस तरह से हमारा आ जाएगा आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो अपना 1/3 सामान को 15% की हानि पर बेच देता है। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे उसे पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। ये आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, इसे आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी बना सकते हो, बट हम यहाँ पे बाई एवरेज से बनाएंगे। तो हम बाई एवरेज इससे कैसे बनाएंगे, कह रहे कि 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच देता है, यानी कि अगर हम लेट करते हैं कि उसका टोटल सामान है 3, तो उसका 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1/3 हो गया 1, बाकी जो बचा वो 2 हो गया, 2/3 2 हो गया। तो कह रहा है कि 1/3 सामान को 15% के लाभ पर बेचता है तो प्लस 15%, और पूछ रहा है शेष सामानों से कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। शेष सामान है कि कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, उसे हमने वाट मान लिया। कह रहा है उससे पूरे सौदे पर 10% का लाभ होता है, यानी कि प्लस 10% होता है। तब वो शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए, तो 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 एंड 1/2%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमने आपको सॉल्व किया ये हमारे एवरेज के पार्ट्स में देख सकते हैं, इसे हमने आपको बाई डिटेल एवरेज के पार्ट्स में बताया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परीक्षार्थी है जिसको कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि अगर टोटल एग्जाम 100 नंबर के हो रहे हैं तो उसे 40 नंबर प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि वो 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अगर 180 अंक प्राप्त करेगा और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि उसे पास करने के लिए और कितने अंक चाहिए, तो 180, यानी कि 360 अंक में वो उत्तीर्ण हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें दे रखा है 40 अंक में उत्तीर्ण होगा, यानी कि 40 यूनिट बराबर 360 यूनिट 360। तो हमसे पूछा परीक्षा में पूर्णांक कितने, तो यहाँ पे हमने लिख किया कि परीक्षा में 100 पूर्णांक है, तो अगर 40 यूनिट बराबर 360 तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि 900। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वेतन 15,120 रुपये प्रति वर्ष हो जाता है। उसका पूर्व मासिक वेतन कितना था। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि श्री सचदेव एक आदमी है जिसका कि मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है और उससे उसका वेतन 15,120 रुपये प्रति वर्ष हो जाता है, तो उसका पूर्व मासिक वेतन वृद्धि पूर्व कितना था, तो 15,120 गुना 100 डिवाइडेड बाई 5% बढ़ जाता है, यानी कि 105 मल्टीप्लाई बाई पर मंथ उसका 5% बढ़ता है, तो मल्टीप्लाई बाई 12। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये आपका परसेंटेज का पार्ट था, आप चाहे तो हमारे परसेंटेज के पार्ट्स में इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैथ के और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।